क्लास 71 और आज के लेक्चर में हम फ्रेश नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 13। लेकिन नए चैप्टर की तरफ जाने से पहले प्रीवियस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। आपने पूछा थर्ड और फोर्थ पॉइंट, पेज 222 पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5, इलेक्ट्रॉनिक फंड और इलेक्ट्रॉनिक मनी में 4 पॉइंट्स हैं। उन्होंने थर्ड और फोर्थ पॉइंट पूछा है। अच्छा, जो ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं उनसे तो क्लियर हो रहा है ना कि इंटरनेट बैंकिंग या जो डेबिट कार्ड वगैरह होते हैं हमारे, ये इनमें जो पैसे हमारे पड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी में शामिल होते हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या एक्सप्लेन करे। थर्ड पॉइंट जो है वो ज़्यादा यूँ कह ले, आपको शायद मुश्किल लग रहा होगा, इसको हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है इंक्लूड्स मॉनेटरी वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स ए क्लेम ऑन द इशूअर and is stored in an electronic device or payment instrument. Such monetary value is issued on receipt of funds not less than monetary value issued. ठीक है, not less than monetary value issued को फिलहाल आप साइड पे कर दें। इसका ताल्लुक कंसेप्ट से नहीं है, सिर्फ इतनी चीज़ बता रहा है कि आपने जब पैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक मनी या फंड में ट्रांसफ़र करवाने हैं ना, उसके लिए आपको पहले पेमेंट करनी भी पड़ेगी इशूअर को। ठीक है, जो इशूअर को पेमेंट करनी है ना, वो उस अमाउंट से कम नहीं होनी चाहिए जो आपको इलेक्ट्रॉनिक फंड या मनी में रिसीव होगा, बल्कि उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उसने इशूअर ने अपनी कोई फीस चार्ज करनी होगी। एंड इज एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ पेमेंट बाय अंडरटेकिंग अदर देन द। इसमें असल में जो बात कर रहा है ना, आपने नाम सुना होगा पेपाल। ठीक है, पेपाल बेसिकली है क्या? वो एक मनी स्टोरेज एक मीडिया है जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं। आप पेपाल की जो भी मैनेजमेंट है, जो भी उसका इशूअर है, ठीक है, वो प्रोबेबली कोई शायद बैंक नहीं है, बैंक के साथ उनकी इंटीग्रेशन हुई होगी, क्योंकि आप बैंक के ज़रिए से आप उसके अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपके अकाउंट में जब पैसे आते हैं तो वो फिजिकल फॉर्म में आपके पास मौजूद नहीं है, और वो कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, और उसके ज़रिए से आप अपनी डिफरेंट ऑब्लिगेशंस जो हैं उनको पे कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि ये या इसी तरह की कोई कंपनी सिस्टम पाकिस्तान में अगर काम करता है, ठीक है, उस एग्जांपल को सामने रख के इसको पढ़ते हैं। अगर वो पाकिस्तान में काम करता है तो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी की डेफिनेशन में आएगा जो हमने पैसे उसमें सबमिट करवाए? बिल्कुल आएगा। अब इसको पढ़ते हैं। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी इंक्लूड्स मॉनेटरी वैल्यू, यानी पैसे रुपीज में या डॉलर में, विच रिप्रेजेंट्स ए क्लेम ऑन द इशूअर, जो कि आपका क्लेम है इशूअर के ऊपर, यानी जो पेपाल मैनेज करने वाली कंपनी है, आपका उसके ऊपर क्लेम है कि जो पैसे आपके अकाउंट में है वो पैसे आपको अदा करने की लायबल है, या जिसको आप कहें उसको पे करने के लिए लायबल है, उतने पैसे का आपका क्लेम है उस कंपनी के ऊपर, इशूअर जो कि इशूअर है। अच्छा, एंड इज स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। क्या ये पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है? एक पेपाल के जरिए से इस पेमेंट्स जो हैं वो ट्रांसफर या रिसीव की जाती हैं? बिल्कुल भी की जाती हैं। और ये एक डिवाइस के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं। वो डिवाइस कोई भी हो सकती है, वो कोई लैपटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकते हैं। सच मॉनेटरी वैल्यूज इशूड ऑन रिसीट ऑफ फंड्स। लेकिन ये जो मॉनेटरी वैल्यू आपके अकाउंट में आती है, ये तभी आती है जब आप पैसे उनको पे करते हैं, यानी आप अपने बैंक्स के जरिए से, बैंकिंग सिस्टम के जरिए से उनको पैसे पे करेंगे, और वो अपनी जो भी उनकी फीस होती है उसको डिडक्ट करके आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें। लेकिन नॉर्मली अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करें तो आपको अंदाजा होगा कि वो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर अपने कुछ चार्जेस भी काटते हैं, ये और इस तरह कुछ और भी कंपनीज हैं। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन फीस जो होती है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है आपके अकाउंट में जो आपने जो उनको पैसे देने हैं वो उससे कम नहीं होंगे जो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बल्कि उससे थोड़े से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, एंड इज एक्सेप्टेड एज मींस ऑफ पेमेंट बाय अंडरटेकिंग्स अदर देन द इशूअर। और ये इस कंपनी के अलावा, पेपाल के अलावा, क्या कोई दूसरी अंडरटेकिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको एक पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप फीस वगैरह भी पे कर सकते हैं। तो इसमें उसने इलेक्ट्रॉनिक फंड या मनी में डेबिट क्रेडिट कार्ड की बजाय ऐसे मोड्स को भी कवर किया है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली, जिनके अगेंस्ट में कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू नहीं होते, लेकिन स्टिल वो मोड्स ऑफ पेमेंट वैलिड एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो उस एग्जांपल को जहन में रखें, जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सी चीजें आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है। फिर कह रहे हैं इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मनी वैल्यू ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट में बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट्स एज में बी। वो फिर कह रहा है कि इसके अलावा ऊपर 3 उसकी तसल्ली नहीं हुई बताने के बाद, ठीक है। उसने कहा इसके अलावा भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर कोई मोड को कह दे कि इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी है, उसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक फंड में शामिल करेंगे, ठीक है। ये उसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया 4th पॉइंट में कि स्टेट बैंक जिसको समझे उसको भी इलेक्ट्रॉनिक फंड या मनी ट्रांसफर करना। ये क्लियर हो गया आप जी? और कोई क्वेश्चन? जी जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी जी, इस चैप्टर में केस स्टडीज तो नहीं है? इस चैप्टर में केस स्टडीज तो एक्सपेक्टेड यही है कि जो आपके आखिरी लास्ट वाले 3 चैप्टर्स है कि आपने न्यूली ऐड किए हैं, तो इसमें केस स्टडीज से ज़्यादा चांस है थ्योरी का क्वेश्चन आने का, लेकिन केस स्टडी टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो करता है तो बेसिक केस स्टडी होगी, एडवांस लेवल की केस स्टडी नहीं होगी, क्योंकि उसने हमें टेक्स्ट में भी इसकी कोई केस स्टडीज की प्रैक्टिस नहीं दी, ठीक है। इसलिए बेसिक अगर वो टेस्ट करता भी है, बेसिक डेफिनेशन की हद तक वो कोई इन्फॉर्मेशन दे देगा, कहेगा बताओ ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है या नहीं है, या एग्जांपल है कि नहीं, सिर्फ इस हद तक पूछेगा। या तो केस स्टडी पूछेगा ही नहीं, और अगर टेस्ट करेगा तो बेसिक लेवल की केस स्टडी टेस्ट करेगा। असेसमेंट मेरी है। और कोई क्वेश्चन? और चलिए अब आज के चैप्टर की तरफ चलते हैं। आज का चैप्टर है डेटा प्रोटेक्शन लॉ, और इसमें दूसरा हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से रिलेट करता है, ठीक है। या जिसे हम साइबर क्राइम्स भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स क्या हैं? इंटरनेट पे बैठ के आप इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी क्राइम करें। अब देखें, अगर आपने पहले ज़माने में क्या होता था, चोरी करनी है ना, फिजिकली आप किसी को गन दिखाते थे, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उसे लूटते थे। ये है फिजिकल क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम नहीं। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम क्या है? आप अपने हाँ वीडियो, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल ठीक है, किसी की इजाज़त के बगैर उसकी पर्सनल वीडियो बना के सोशल मीडिया पे शेयर करना, ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है। वायलेंस का कंटेंट, ऐसा कंटेंट जिससे वायलेंस प्रमोट हो, ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है। इसके अलावा बाज़ का कुछ कंट्रीज़ में खासतौर पर जहाँ पे मार्शल लॉ वगैरह लगा हो, उसमें गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करना, उसके खिलाफ मटेरियल पब्लिक करना, ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है। आपने किसी का डाटा, उसका बैंकिंग डिटेल्स, उसके कार्ड की डिटेल्स एक्सेस कर ले, ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है। किसी की मर्जी के बगैर उसका हॉटमेल का अकाउंट, ईमेल का अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट जो है उसको चोरी किया और उसको आपने एक्सेस किया, ये भी साइबर क्राइम। ये सारे साइबर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है। ये चैप्टर हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से डील करता है, ठीक है। इसमें और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का ताल्लुक डाटा से भी है, आपके पास जब तक किसी पर्सन का डाटा ना आ जाए आप साइबर क्राइम नहीं कर सकते। जैसे आपने कोई भी, अगर फर्ज कीजिए अगर आपने किसी का अकाउंट हैक करना है, आपके पास उसका यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। आपने बैंकिंग डिटेल, अगर आपने किसी के अकाउंट से पैसे फंड ट्रांसफर करवाने हैं इलीगली, आपके पास उसकी बैंकिंग डिटेल होनी चाहिए, उसका अकाउंट नंबर या एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर वगैरह। तो ये आपके पास जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम नहीं कर सकते। इसीलिए हमें पहले वो डाटा के बारे में बता रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे वो हमें इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की तरफ लेके जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम किस तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो है उसका स्कोप ज़्यादा है, ठीक है, उसका ताल्लुक सिर्फ डाटा से नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी का डाटा चोरी नहीं करते लेकिन फिर भी कोई इलेक्ट्रॉनिकली क्राइम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ, अगर गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है लेकिन उसकी पॉलिसीज़ के खिलाफ तनकीद करके आप कोई वीडियो अपलोड कर देते हैं, आप कोई डाटा चोरी नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल वो एक साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है। समटाइम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं। जैसे आपने पिछले दिनों कुछ मेरा हालत 2-3 साल पहले देखा होगा कि वो किसी न्यूजीलैंड में शायद किसी टेररिस्ट ने मस्जिद में घुस के नमाजियों के ऊपर फायरिंग कर दी और उसकी बाकायदा वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पे उसने लाइव चलाई। अब ये उसने कोई डाटा चोरी नहीं किया किसी का, ठीक है, डाटा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है? बिल्कुल है, ठीक है। उसको जहाँ पे दूसरे जुराइम की सज़ा मिलेगी वहाँ पे उसको ये साइबर क्राइम, इसको अपलोड करने की, शेयर करने की, इसकी भी सज़ा मिलेगी। ये भी ये कहलाता है जुर्म है। तो ये चैप्टर हमारा साइबर क्राइम से रिलेट करता है और दूसरा खासतौर पे किससे?
डाटा प्रोटेक्शन से। अच्छा, यहां पे अब पहले आज के लेक्चर में हम डाटा प्रोटेक्शन की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये मुझे ये बताइए, क्या हमारा कोई ऐसा डाटा हो सकता है जो हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को, कुछ लोगों को के साथ शेयर किया हो और हम ये चाहते हो कि वो जनरल पब्लिक को अवेलेबल ना हो? सब बिल्कुल। पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि हम अपनी डेली लाइफ में किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डाटा शेयर करते हैं जो हम समझते हैं कि इसको जनरली अवेलेबल नहीं होना चाहिए और उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंडिविजुअल को उस डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए? क्या चीज? फेसबुक बिल्कुल नहीं, आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये डाटा जरूर है, कॉन्फिडेंशियल जरूर होना चाहिए, लेकिन और मैं पूछ रहा हूँ कि किस जो हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं समटाइम, बैंक, शाबाश बिल्कुल, हमारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन जो हम बैंक्स के साथ डेली लाइफ में अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं होंगी। इसी तरह आप कोई सिम वगैरह निकलवाना चाहते हैं, आप कोई टेलीफोन कनेक्शन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्म होता है, आप उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो जनरल पब्लिक को अवेलेबल ना हो। आप इवन कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के एग्जांपल लेके चलते हैं, कॉलेज में आते हैं तो एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपनी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ती है कॉलेज के साथ, और आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ये इंफॉर्मेशन कहीं पे यूज ना, मिस यूज ना हो, आपकी इजाजत के बगैर इस इंफॉर्मेशन को किसी को डिस्क्लोज ना किया जाए, ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं ये। तो जिस बंदे को आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, क्या उसकी कोई ऑब्लिगेशन है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, कॉन्फिडेंशियल रखे, मिस यूज ना करे, मार्केटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल ना करे, सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करे जिसके लिए आपने उसको वो इंफॉर्मेशन दी है? बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो पर्सन जिसके साथ आपने इंफॉर्मेशन शेयर किया, ये डाटा शेयर किया, वो ये काम करे, लेकिन जब तक उसके ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा वो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर सिर्फ एथिक्स की हद तक बात रहती तो बहुत से लोग शायद इसके ऊपर अमल ना करते और वो डिस्क्लोज करते या उसका मिसयूज करते। तो जरूरी था कि आपके पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ लॉज इंप्लीमेंट किए जाएं। ये चैप्टर, ये सेक्शन इसी चीज से रिलेट करता है कि जो इंडिविजुअल्स का डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट लॉज है। अब हम स्टडी करेंगे कि लॉज क्या हैं और फिर स्टडी करेंगे कि लॉज कैसे डाटा को प्रोटेक्ट करता है और फिर स्टडी करेंगे डाटा की टाइप्स कितनी हैं। यानी इस आज के लेक्चर में हम ओवरऑल क्या सीखने जा रहे हैं, एक हमारा डाटा जो है वो कितनी टाइप्स का हो सकता है जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, पाकिस्तान में लॉज ऐसे कौन कौन से हैं जो डाटा प्रोटेक्शन को डील करते हैं, और फिर उन लॉज में क्या लिखा हुआ है, डाटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ये हम मेजर तीन चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर का स्कोप पता चल गया आपको? डाटा की टाइप्स, लॉज कौन कौन से हैं और प्रोटेक्शन किस तरीके से की जाती है। कुछ लॉज थे एग्जिस्टिंग लॉज ऑलरेडी, और एक लॉ ऐसा है जो स्पेसिफिकली डाटा प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल से रिलेट करता है। पहले कुछ लॉज जैसे टेलीकॉम सेक्टर में जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ, मोबाइल ऑपरेटर की ऑलरेडी पहले से जिम्मेदारी थी कि उन्होंने अपने इस डाटा को जो कस्टमर ने उनको दिया उनको प्रोटेक्ट करना है, इसको मिसयूज नहीं करना, डिस्क्लोज नहीं करना। और इस सेक्टर को कौन गवर्न करता था, कौन सा लॉ? टेलीकॉम कस्टमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन। लेकिन जाहिर है ये हमारे पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन किस डाटा को? जो हमने किसी टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ शेयर किया, ठीक है। ये हमारे जो बैंक्स के साथ इंफॉर्मेशन हमने शेयर की है, जो पासपोर्ट ऑफिस में जाके हमने इंफॉर्मेशन शेयर की है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन शेयर की है, उसको ये गवर्न नहीं करता था। तो हम किसी हद तक तो एज इंडिविजुअल प्रोटेक्ट हुए कि चलो हम जो इंफॉर्मेशन टेलीकॉम सेक्टर को दे रहे हैं वो कहीं आगे नहीं जाएगी, मिसयूज नहीं होगी। लेकिन ये लॉ कंप्लीटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता था। फिर एक दूसरा लॉ है, वो कौन सा लॉ है? पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट। पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट।
अब नाम पे अगर आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा ये किस सेक्टर से रिलेट करता है, ये बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेट करता है। तो इस लॉ ने ये इंश्योर किया कि हम किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो प्रोटेक्ट रहे। अब मैं अपने बैंक के साथ जाके उसको जो भी मेरी ट्रांजैक्शन है, डेली ट्रांजैक्शन क्या है, मेरे अकाउंट का बैलेंस क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें बैंक इस लॉ के तहत बाउंड है, वो किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकता, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता मेरी इजाजत के बगैर, ठीक है। इवन हमारा कोई फैमिली मेंबर भी जाके पूछे, बैंक उसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो मेरा जो बैंकिंग का डाटा था वो भी प्रोटेक्ट हो गया। लेकिन बताइए क्या मुझे कंप्लीट प्रोटेक्शन मिले? नहीं मिले। फिर इसके बाद एक और लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। वो सारा डाटा हमारा जो इनके अलावा डिफरेंट प्लेसेस पे यूज होता था उसको ये एक्ट डील करता। लेकिन याद रखें इस एक्ट का स्कोप जनरल है। समझ, जो बैलेंसिंग जितनी भी चीजें हैं वो यहां पे आ जाती थी। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं और आपका डाटा मिसयूज किया जाता है, आप इस एक्ट के तहत एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे, इस एक्ट के तहत भी नहीं करेंगे। किसके तहत करते हैं? लेकिन इसका नाम देखें, प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, ये हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से डील कर रहा था, ये स्पेसिफिकली डाटा प्रोटेक्शन से डील नहीं कर रहा था। हालांकि डाटा प्रोटेक्शन का मिसयूज ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है। आपने फॉर्म फिल किया, आप घर गए और आपको किसी इंडिविजुअल की अननोन पर्सन की कॉल आ गई, ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे, भाई आपको मेरा नंबर कहां से मिला, ठीक है। और अगर पता चले कि जो नंबर चोरी किया तो आप कहेंगे वायलेशन, ये गलत हुआ, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन किस में करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। लेकिन इसमें बहुत से क्राइम शामिल हो जाते थे। जैसे इसमें अगर आप गवर्नमेंट के वेबसाइट्स को हैक करते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट, वो भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है, वो भी इसी के अंडर डील होगा। इसका फोकस ज्यादातर गवर्नमेंट के ऊपर था, इंडिविजुअल्स के ऊपर भी था लेकिन निस्बतन कम, क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट का डाटा वो ज्यादा क्रिटिकल समझा जाता है, इंडिविजुअल का निस्बतन कम। तो उसमें ज्यादातर जो क्राइम डील होते थे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, इंडिविजुअल से भी होते थे। जैसे आप अक्सर फेसबुक में, न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे कि बाज़ बात ऐसा होता है सोशल मीडिया पे वो फ्रेंडशिप वगैरह की और बाद में ब्लैकमेल करते हैं, और आप देखते होंगे कि वो बाद में पकड़ भी लेते हैं, एफआईबी वाले आके पकड़ लेते हैं उसको, वो फिर हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट बिल्कुल। तो वो इशू भी याद है। अभी भी अगर आप ये समझते हैं आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, इवन एज ऑन टुडे भी अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी इजाजत के बगैर आपको कॉल कर रहा है, या इवन कोई थ्रेट है, तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत उसके खिलाफ एक्शन और एक्शन लिया जाता है। मतलब ये वो ट्रेडिशन, वो पुलिस कल्चर नहीं है कि आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये आपको प्रोटेक्शन। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड था। इस सेक्टर, इसमें एक्शन होते थे, जनरल पब्लिक को प्रोटेक्ट जरूर किया जाता, लेकिन इसका स्कोप वाइड था। तो जरूरत पड़ी इस चीज की कि स्पेसिफिकली पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर कोई एक्ट होना चाहिए। पर्सनल डाटा यानी ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जरूर है, डाटा चोरी या उसका मिसयूज भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है, लेकिन इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है। ये लॉ स्पेसिफिकली डाटा प्रोटेक्शन को डील नहीं करता, डील करता जरूर है, स्पेसिफिक उसके लिए नहीं बना। ये स्पेसिफिकली पर्सनल इंडिविजुअल मेरे और आपके डाटा के लिए नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का डाटा भी शामिल है। तो जरूरत पड़ी स्पेसिफिकली एक पर्सनल इंडिविजुअल्स के लिए जो डाटा होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ बनाया जाए। इसीलिए एग्जिस्टिंग, हालांकि ये लॉ है, अभी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, कोशिश कर रही है कि एक न्यू लॉ बनाया जाए। वो न्यू लॉ कौन सा हो? पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। अभी चूंकि बिल आपको पता होगा कि जब वो लॉ बन जाता है, पास हो जाता है फाइनल, फिर उसे एक्ट कहते हैं, वरना उससे पहले उसे बिल कहते हैं। जैसे फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट। पर्सनल से क्या मुराद है? मेरा और आपका डाटा, इंडिविजुअल्स का डाटा प्रोटेक्ट, प्राइवेट बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो हमारे इंडिविजुअल्स की डाटा, इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली ये बिल बन रहा है। अब चूंकि उम्मीद है कि अनकरीब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो
आई कैप ने हमारे सिलेबस में इसको इंक्लूड कर दिया कि चलो थोड़ी बहुत अगर चेंजेस होगी भी बेसिक कंसेप्ट तो सेम रहेंगे, और बेसिक कंसेप्ट उसने हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया। तो अब जो हम चीजें पढ़ेंगे आगे जितनी भी, ये सारी की सारी किसमें लिखी हुई हैं? पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2020 में। ये हमें 3 चीजें बताता है बड़े, कुछ डेफिनेशंस, फिर की प्रिंसिपल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। यहां पे ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास हम अपनी इंफॉर्मेशन जिनके साथ शेयर करते हैं। और फिर राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कि हमारे क्या राइट्स हैं। ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसके पास हम अपना डाटा शेयर कर रहे हैं, और ये है राइट्स हमारे एज इंडिविजुअल। तो 3 चीजें डाटा प्रोटेक्शन बिल में हमारे सिलेबस में उसने इंक्लूड की। कौन कौन सी? डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स और राइट्स। प्रिंसिपल्स किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के, कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन के पास हमारा डाटा है, उसने उसको प्रोसेस करना है, उसने उसको इस्तेमाल करना है जिस पर्पस के लिए हमने उसको दिया है, ठीक है, उसने सेफ कस्टडी में रखना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए जिनको उसने फॉलो करना है। पहले डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन समझना अहम है क्योंकि फिर डेफिनेशन को हम आगे लेके चलेंगे। डेफिनेशन समझ लगी आपको तो प्रिंसिपल्स और राइट्स आसान हो जाएंगे। पहला, डाटा सब्जेक्ट। डाटा सब्जेक्ट का मतलब क्या है? वो इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन जो डाटा शेयर कर रहा है अपना ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आप कॉलेज में आए, एडमिशन फॉर्म फिल किया, आप कौन है? डाटा सब्जेक्ट। और वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपने ये फॉर्म सबमिट करवाया वो कौन है? डाटा कंट्रोलर। तो हम डाटा सब्जेक्ट और कॉलेज वाले डाटा कंट्रोलर। पर्सनल डाटा से क्या मुराद है? क्योंकि देखें, कोई पर्सनल डाटा होगा तो भी इस एक्ट में आएगा, वरना नहीं आएगा। पर्सनल डाटा से वो यहां पे 2 टर्म्स बोलते हैं, पर्सनल डाटा और सेंसिटिव पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा से मुराद ऐसा डाटा है जिससे किसी भी डाटा सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये कौन है। जैसे आपके फॉर्म पे आपका नाम लिखा है, आपका एड्रेस लिखा है, CNIC लिखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपका पर्सनल डाटा है। पर्सनल डाटा है, ठीक है। अगर शायद सिर्फ नाम लिखा होता ना, सिर्फ नाम, तो मे भी ये पर्सनल डाटा ना होता, क्योंकि एक नाम के 1 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। तो पर्सनल डाटा से मुराद क्या है? ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आप किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जिस इंफॉर्मेशन से किसी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो पर्सनल डाटा नहीं है। नॉर्मली आपने देखा होगा कॉलेजेस अवॉइड करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको पब्लिकली शेयर करना होता है, जैसे बाजू का आपका रिजल्ट जो है, टेस्ट का रिजल्ट, वो नोटिस बोर्ड पे लग जाता है, लेकिन आपने नोट किया होगा उसमें पर्सनल डाटा शामिल नहीं होता। शाबाश, क्यों नहीं शामिल होता? हालांकि आपका रिजल्ट क्या, आपके मार्क्स क्या है, ये पर्सनल डाटा है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, वो सिर्फ रोल नंबर होता है। अब जिसको आप अपना रोल नंबर नहीं बताएंगे वो तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हुए ना, मुझे खुद नहीं बाजू का पता होता कि ये जो टॉपर है ये कौन है उसका, क्योंकि सिर्फ आईडी नंबर होता है, राइज आईडी होता है। जब आप बोलते हैं तो आप खुद बताते हैं सर ये मेरा आईडी है। तो अगर किसी डाटा से किसी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता वो पर्सनल डाटा नहीं है। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन हम नेम के साथ लगा दें, या सम टाइम बाज़ औक़ात कुछ डाटा जब डिस्क्लोज किया जाता है साथ पिक्चर भी लगती है, जैसे आपका जो एडमिट कार्ड होता है उस पर पिक्चर, एडमिट कार्ड पे जो इन्फॉर्मेशन है वो पर्सनल डाटा है, उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसका एडमिट कार्ड। आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पर्सनल है, उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसकी है। लेकिन अगर आपके राइज बाजू का डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, इनक्रिप्ट क्या मतलब, आपको एक आईडी नंबर अलॉट कर दिया जाता है। अब नंबर अलॉट कर दिया जाए और अब जो आपके साथ इंफॉर्मेशन आपकी शेयर हो रही है वो अब पर्सनल डाटा नहीं, क्योंकि उससे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता ये किसका है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, जब इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, इंक्रिप्शन का आईटी पढ़ी होगी,
उसमें कंसेप्ट होता है इनक्रिप्शन ऑफ डाटा। जब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, इनक्रिप्ट कर दिया जाए। इनक्रिप्ट करने का फायदा क्या होता है कि दरमियान से अगर कोई पर्सन इसको हैक कर ले, वो उसको डिकोड नहीं कर सकता। आपका व्हाट्सएप के जो मैसेज, व्हाट्सएप पे आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो इनक्रिप्टेड होती है। लेकिन ये कैसे इनक्रिप्टेड होती है? इधर आप, मैं जब शुरू में व्हाट्सएप पर लिखा था ना इनक्रिप्टेड, तो मैं ये, अब मैं हंसने वाली बात है, मैं ये समझता था कि व्हाट्सएप पे जो इन्फॉर्मेशन आई है ना, ये सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ। इनक्रिप्टेड का मतलब मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन असल में होता क्या है कि इनक्रिप्टेड का ये मतलब नहीं होता कि आपकी डिवाइस के ऊपर वो इनक्रिप्टेड मैसेज आएंगे। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे दो बटन दिए होंगे, एक पे लिखा होगा इनक्रिप्ट करो, एक पे लिखा होगा डिकोड करो। लेकिन ऐसी कोई बात, असल में आपकी ऐप के अंदर ही इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के कोड्स उसने बिल्ड किए होते हैं। जब मैसेज, वो जो इनक्रिप्शन होती है ना, आपके मोबाइल पे नहीं इनक्रिप्टेड मैसेज शो होता, या रेसिपिएंट के मोबाइल पे इनक्रिप्टेड मैसेज शो नहीं होता। वो जब ट्रांसमिट हो रहा होता है उस वक्त इनक्रिप्टेड होता है। अब अगर टेलीफोन पे कॉल करें ना, गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो उसकी आपकी कॉल को सुन सकते हैं। ठीक है, ईमेल वगैरह के जरिए से भी सुन सकते हैं क्योंकि कोई इनक्रिप्टेड नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप के जरिए से कॉल करें तो दरमियान में से कोई भी अथॉरिटी, रेगुलेटरी एजेंसी उसको सुन नहीं सकती। क्यों भला? इनक्रिप्टेड है। तो अगर डाटा इनक्रिप्ट कर दिया जाए, क्वेश्चन मेरा आपसे ये, अगर कंसेप्ट समझ रहे हैं तो मुझे बताइए, अगर डाटा इनक्रिप्ट कर दिया जाए, डाटा, क्या वो पर्सनल डाटा होगा? नहीं होगा। यही बता रहा है। पर्सनल डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड। कौन पर्सन? जो डाटा सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे आपका नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह और दूसरी चीजें। और कह रहा है पर्सनल डाटा इंक्लूड्स सेंसिटिव पर्सनल डाटा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि सेंसिटिव पर्सनल डाटा ना पर्सनल डाटा से भी कोई ऊपर की चीज होगी। जो एक रूटीन नेचर का पर्सनल डाटा है वो लेकिन जो हाईली कॉन्फिडेंशियल है वो सेंसिटिव पर्सनल डाटा होगा। यानी सेंसिटिव पर्सनल डाटा एक तरह से पर्सनल डाटा की ही एक किस्म है, लेकिन ये ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नेचर का, ज्यादा क्रिटिकल डाटा, ज्यादा सेंसिटिव डाटा होगा। और फिर कह रहा है कि पर्सनल डाटा डज नॉट इंक्लूड इनक्रिप्टेड डाटा। इनक्रिप्टेड डाटा क्या कि उसने 2-3 और लफ्ज लिखे हैं मुश्किल से, वो आपने रटा लगा लेने। यानी पर्सन, अगर आप डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं और फिर शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो वो पर्सनल डाटा, जैसे एक तरह से आपके नाम की बजाय अगर आईडी नंबर यूज किए जाए स्कूल कॉलेजेस में, तो क्या आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है? नहीं हो सकते। वो फिर पर्सनल डाटा नहीं होगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो अभी तक के डिस्कशन में हमने क्या समझा, क्या पढ़ा कि पर्सनल डाटा से मुराद हमारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी जगह पे पब्लिकली अवेलेबल होगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये हम हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, अल्लाह जानता है और कोई नियत नहीं है। बाज़ अखबार में खबर आती है ना, तो लिखा होता है कि मोहतरम अलिफ के साथ ये वक़ुआ हो गया। तो वो जो अलिफ या बे किया होता है उन्होंने, मतलब बाज़ औक़ात अखबार में पूरा नाम, आपने नोट किया, खबरों में पूरा नाम नहीं लिखते, वो सिर्फ नाम के इब्तदाई हरूफ लिख देते हैं। बताइए, अगर न्यूज़ में पब्लिक इंफॉर्मेशन जा रही है, सिर्फ नाम की इब्तदाई हरूफ लिख दे, अब वो पर्सनल डाटा है कि नहीं है? अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता, एक्शन नहीं ले सकता कि जी मेरा पर्सनल डाटा मेरी मर्जी के खिलाफ इन्होंने डिस्क्लोज किया है। तो ये है इंक्लूड, ये समझ लगे आपको? पर्सनल डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड। इट इंक्लूड्स सेंसिटिव पर्सनल डाटा। अब ये क्या, ये अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर, बट डज नॉट इंक्लूड इनक्रिप्टेड डाटा। अच्छा, मुझे बताइए, फर्ज कीजिए हमने किसी इदारे का फॉर्म फिल किया, किसी बैंक का, उस फॉर्म के अंदर उसने हमारी एज पूछी, नाम पूछा, कॉन्ट्रैक्ट नंबर पूछा, एड्रेस पूछा, और फिर हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी पूछा उसने। ठीक है, आपकी मंथली इनकम क्या है, कितना अर्न कर रहे हैं, क्या किसी और बैंक्स में आपके अकाउंट है, उनका कितना बैलेंस है, वगैरह वगैरह। इस फॉर्म के अंदर,
और फिर उसके बाद बैंक ने हमें एक अकाउंट नंबर अलॉट कर दिया, या अपना अपना कस्टमर नंबर अलॉट कर दिया। अब इसमें फॉर्म के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की, हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बैंक उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन, वैसे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा रिस्की है दूसरों की निस्बत। पहला क्वेश्चन मेरा, आपका मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, ये पर्सनल डाटा है, ठीक है। मे भी डिस्क्लोज है, आपको कुछ डिस्टर्बेंस तो हो, लेकिन इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर कोई कॉल करके डिस्टर्ब करे, नो प्रॉब्लम, ब्लॉक कर दें उसको, डिस्टर्बेंस खत्म। लेकिन आपके अकाउंट में कितनी है, इंटरनेट बैंकिंग आपने एक्टिवेट करवाई, उसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, ठीक है। आपका मेडिकल रिकॉर्ड, ये तो हर फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गया ना, मेडिकल रिकॉर्ड भी कॉन्फिडेंशियल होता है। आपने देखा हुआ, डॉक्टर के पास जाएं और उससे किसी दूसरे पेशेंट के बारे में पूछें, वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम। और मेडिकल प्रोफेशन में ये सिखाया भी जाता है कि आपने पेशेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखनी है। इवन समटाइम्स उस पेशेंट को भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती, इतनी स्ट्रिक्ट प्राइवेसी होती है। तो यहां पे अब सेंसिटिव पर्सनल डाटा का मतलब क्या है, वो इंफॉर्मेशन जिससे एक्सेस मिल जाए, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड, जिससे एक्सेस मिल जाए आपको, किसकी, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, आपके मेडिकल रिकॉर्ड की, आपके पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन से ट्रैवलिंग हिस्ट्री पता चल जाएगी, आपके बायोमेट्रिक डाटा, यानी मेरे अंगूठे का, अगर मैं सिम निकलवाने के लिए अपने अंगूठे का कहीं पे लगवाता हूं, तो वहां पे जो बंदा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा कलेक्ट कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि मेरा बायोमेट्रिक जो अंगूठा प्रिंट है उसको सिक्योर करके रखे, दूसरे लोगों के साथ शेयर ना करे। ये मेरा सेंसिटिव पर्सनल डाटा है। और फिर रिलीजियस बिलीव्स, ये सारी चीजें सेंसिटिव पर्सनल डाटा में है। ये आगे चल के हम देखेंगे, जब ऑफेंस वो पेनल्टी की तरफ जाएंगे ना, तो उसमें अगर पर्सनल डाटा डिस्क्लोज करते हैं, मिसयूज करते हैं, इस पे भी सजा होगी, सेंसिटिव पर्सनल डाटा पे भी होगी। लेकिन गैस कीजिए किस पे ज्यादा होगी, पर्सनल डाटा। तो यहां तक मुझे ये बताइए, आपको डाटा सब्जेक्ट और डाटा कंट्रोलर में फर्क पता चल गया? पर्सनल डाटा और सेंसिटिव पर्सनल डाटा में फर्क समझ आ गया? पर्सनल डाटा में क्या सेंसिटिव पर्सनल डाटा शामिल है? पर्सनल डाटा में सेंसिटिव पर्सनल डाटा शामिल है, बदरजा उला शामिल है, जरूर शामिल है। क्या इसमें इनक्रिप्टेड डाटा शामिल है? नहीं शामिल। क्लियर ये? और फिर इसके बाद सेंसिटिव पर्सनल डाटा हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह का डाटा हमारा सेंसिटिव पर्सनल डाटा में शामिल होता है। किस तरह का डाटा? फाइनेंशियल डाटा, मेडिकल का डाटा, पासपोर्ट, बायोमेट्रिक, रिलीजियस बिलीफ्स वगैरह। अब हम डेफिनेशंस हमने पढ़ ली, अब हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल्स भी कह लें, ये प्रिंसिपल से ज्यादा अगर वर्ड होता है यहाँ पे ड्यूटीज, तो वो शायद ज्यादा क्लैरिफाई करता है इस कंसेप्ट को। बहरहाल वो ये बता रहा है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा प्रोटेक्ट करना है, उसने किन रूल्स के मुताबिक डाटा प्रोटेक्ट करना है। हमारा बैंक जो है, हमने जिस ऑपरेटर से सिम निकलवाई, जिस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास हमारा पर्सनल डाटा है, उसने किन रूल्स को सामने रखते हुए इस डाटा को मेंटेन करना है। पहला, लॉफुलनेस, डाटा मेंटेन करते हुए लॉ को ओबे करेगा। असल में समटाइम ऐसा होता है, एफबीआर वाले कहते हैं हमें डाटा दो, अब एफबीआर वाले अगर बैंक को कह दे तो अब वो देना पड़ेगा। लॉफुलनेस पहला प्रिंसिपल, लॉ को फॉलो, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, यानी कोई गलत बयानी नहीं करनी। इसमें वर्ड लॉफुलनेस के ऊपर आप फोकस कीजिए, इससे आपको एग्जांपल से कंसेप्ट लिंक हो जाएगा। डाटा मिनिमाइजेशन, ये भी एक प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या? आप कस्टमर से उतनी इंफॉर्मेशन लें जो जरूरी है, लिमिटेड, जितनी आपके पर्पस के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ना लीजिए, ठीक है। क्या अगर फर्ज कीजिए मैं इमिग्रेशन के लिए जाता हूं, पासपोर्ट वगैरह के लिए, वो मेरे से ये पूछने के मजाज हैं कि आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, आपकी इनकम कितने हैं? नहीं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। समटाइम ऐसा होता है, आप फिर वो बात न्यूज़ वगैरह में पढ़ते होंगे, पिछले दिनों में पढ़ भी रहा था कि एक फीमेल एक जगह पे गई, वहां पे कुछ उन्हें सरकारी काम था,
और उस इंडिविजुअल ने उनसे कहा कि आपका काम तब तक नहीं करूंगा जब तक आप मुझे अपना मोबाइल नंबर न शेयर करें। और वो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है लोग इस तरह करते हैं, तो उस खातून ने कंप्लेन कर दी और उसको नौकरी से निकाल दिया गया। क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन, अब मुझे बताइए उसने किस असूल की खिलाफ वर्जी की? डाटा मिनिमाइजेशन। जिस डाटा की जरूरत नहीं है, अब उसको कॉलेज वाले आपसे पूछते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, अब लाजमी तो नहीं है आप अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर दें, वो तो सिर्फ इसलिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप तक इत्तला पहुंचाई जाए। आप अपने वाले साहब का, अपने भाई का अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर देना, वो भी दे सकते हैं। कॉलेज ये नहीं आपको कह सकता कि आप अपना ही मोबाइल नंबर दीजिए, ठीक है? तो वही डाटा मिनिमाइजेशन का मतलब वही इंफॉर्मेशन जो पर्पज आपका है, एडमिशन लेना है, सिम निकलवानी है, बैंक में अकाउंट खुलवाना है, पासपोर्ट लेना है, तो जिस जगह पे भी आप जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए सिर्फ वही डाटा आपसे कलेक्ट करे जो जरूरी है। डाटा मिनिमाइजेशन का मतलब ये मिनिमम, जो रिक्वायर्ड डाटा वही कलेक्ट करे, जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको कलेक्ट नहीं करना। फिर पर्पज लिमिटेशन, यानी जो डाटा, ये क्या असूल है कि जो डाटा आप जिस पर्पज के लिए लिया जा रहा है उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने डाटा बैंक को दिया और बैंक वाले ने आगे किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ शेयर कर दिया कि ये बड़ी बड़ी असामियां हैं, इनको फोन करो, इनको जरा इन्वेस्टमेंट के लिए कॉल करो। बाज़ औक़ात ऐसा हाँ होता है, बिल्कुल नहीं, होना नहीं चाहिए, ठीक है? वो बाज़ औक़ात इस तरह के फोन आते हैं ना, तो मैंने अपने कोलीग्स के साथ शेयर करे तो पता चलता है उनको भी फोन आ रहे हैं इसी तरह के। तो फिर हम पहुंच जाते हैं, लगता है कि जिस इंस्टीट्यूट के हम मेंबर हैं ना, वहां से हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि किसी ने डाटा शेयर किया हो, ठीक है? तो पर्पस लिमिटेशन का मतलब क्या है? जिस पर्पस के लिए डाटा लिया जा रहा है उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, इसके अलावा और किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल ना हो। एक्यूरेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? एक्यूरेट डाटा मेंटेन करें, गलत डाटा मेंटेन ना करें। आपने उधर नंबर दिया, बाद में पता चला आपको कभी कोई मैसेज नहीं आया, कॉलेज की तरफ से क्लासेस स्टार्ट हुए, हफ्ता हो गया, आप इधर, आपने कहा सर मैसेज नहीं आया। उन्होंने कहा जी हम तो मैसेज भेज रहे हैं। कहा जी फॉर्म पे देखें, मैंने नंबर लिखवाया हुआ है और मैसेज नहीं आया। नंबर देखा, वहाँ फॉर्म पे नंबर ठीक था, लेकिन कॉलेज का जो डाटा बैंक है फर्ज कीजिए, उसमें वो नंबर गलत था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मेरे 1.5-2 साल गुजर गए, 3 दफ़ा मैं गया बैंक में, ब्रांच में, अपना मोबाइल नंबर ठीक करवाने के लिए। वो 1 0 आगे पीछे कर देते हैं, 3 दफ़ा ठीक करवाया, नहीं हुआ, एंड में अकाउंट ही बंद कर दिया मैंने। वो क्योंकि वो नंबर गलत था ना, तो जब हेल्पलाइन में कॉल करता था या इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करवानी, वो कहते थे एक्टिवेट हो नहीं सकती, आपका जो ऑथोराइज नंबर है उसके ऊपर हमने मैसेज सेंड कर दिया हुआ है, आप वहां से आप कोड डालें, फिर आप अकाउंट अपना एक्टिवेट करवाएं। लेकिन वो नंबर मेरे पास था ही नहीं जो 1 0 आगे पीछे। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी आपका डाटा एक्यूरेटली मेंटेन करे, ये नहीं आपने कुछ और दिया और उसने कुछ और एंटर कर दिया। स्टोरेज लिमिटेशन, लिमिटेड जगहों पे स्टोर करे, 10 20 50 जगहों पे स्टोर ना करे, क्योंकि लिमिटेड जगह पे स्टोर होगा तो उसको सिक्योर करने में आसानी होगी, प्रोटेक्ट करने में आसानी होगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसकी है, कॉन्फिडेंशियलिटी की जिम्मेदारी उसकी है कि डाटा को सिक्योर रखे, कॉन्फिडेंशियल रखे। आपने अपना फॉर्म दिया, फर्ज कीजिए कॉलेज मैनेजमेंट को, और बाद में पता चला आपका फॉर्म जो है किसी टीए के हाथ में घूम फिर रहा है, इशू होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं है। इसका मतलब है सिक्योरिटी कंट्रोल्स वीक हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है आपका डाटा उसको सिक्योर रखें। अकाउंटेबिलिटी, कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन डाटा कहीं लीक होता है, पर्सनल डाटा, तो जिस बंदे ने लीक किया उसको अकाउंटेबल करे, हिसाब किताब ले उससे, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये वो रूल्स है। आप समझते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन रूल्स के मुताबिक काम करेगी तो वो आपके डाटा को प्रोटेक्ट कर सकेगी, इसीलिए ये रूल्स बनाए गए। लेकिन क्या आपका भी कोई राइट है? आपने एक दफा इंफॉर्मेशन दे दी, अच्छा हम जो इंडिविजुअल है, हमें डाटा प्रोटेक्शन बिल में क्या नाम दिया गया था? इंडिविजुअल डाटा सब्जेक्ट। शाबाश, डाटा सब्जेक्ट। क्या राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब आपको पता हो कि आपका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। समटाइम ऐसा होता है हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और वो हमारा डाटा कॉपी कर रही होते हैं वहां पे। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर आप क्रोम पे सर्च करें तो आपने किन किन साइट पे विजिट किया, ये वो कंपनी जो है डाटा को मेंटेन। आपने अक्सर देखा होगा, आप सर्च करते हैं कोई एक चीज को, उसके बाद उसी चीज से रिलेटेड ऐड आना शुरू हो जाते हैं। किस वजह? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो देखते हैं कि आप किन पेजेस को विजिट कर रहे हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं
और उससे मिलती जुलती जो चीजें उनकी ऐड आपको प्रोवाइड। इसका मतलब है हमारा डाटा जो है वो कॉपी हो रहा है कलेक्ट, लेकिन हमें नॉर्मली नहीं पता। यही कह रहा है कि राइट टू बी इन्फॉर्म कस्टमर को, जिस जगह पे आप कस्टमर का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर को पता होना चाहिए आपका डाटा कलेक्ट। ये समझ आ गई। राइट टू एक्सेस डाटा, मैंने अपने बैंक को डाटा दिया, बाद में अगर मैं दोबारा उसकी कॉपी नहीं करवाना चाहता हूं या चेक करना चाहता हूं डाटा ठीक है कि नहीं, क्या बैंक पाबंद है मुझे मेरा डाटा प्रोवाइड करें? आप अभी अगर जाएं कॉलेज वालों को, उनसे कहें मुझे मेरा फॉर्म निकलवा के दें, मैं देखना चाहता हूं मेरा डाटा सही एंटर हुआ है कि नहीं। क्या आपका राइट है? बिल्कुल, क्योंकि डाटा आपका है, अपने डाटा को एक्सेस करने के लिए आपका राइट है। और अगर आप उनसे कॉपी लेना चाहे कॉपी भी ले सकते हैं। फिर राइट टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, राइट टू, अगर आपने डाटा को ऊपर इंस्पेक्ट किया और आपको पता चला इसमें कोई गलती है, क्या आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं? कि वो कहें नहीं जो आपने पहले डाटा एंटर कर दिया था बस अब हम चेंज नहीं करेंगे। राइट है, अगर कोई गलती नजर आए उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट ऑफ इरेजर, फैसला करते हैं अब आपने कॉलेज में मजीद बस कैफ लेवल तक पढ़ना था, आगे फर्ज कीजिए सीफैप नहीं पढ़ना या अब नहीं, तो क्या कॉलेज में जाके आप उनसे ये कह सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है उसको डिस्पोज ऑफ कर, आपकी सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया जाए? यस। और अगर कोई और लॉ एप्लीकेबल नहीं है जो कि ये रिक्वायर करता हो कि 5 साल या 10 साल तक डाटा मेंटेन करना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में नॉर्मली ये रिक्वायरमेंट होती है कि कस्टमर का डाटा जो है वो कुछ अरसे के लिए मेंटेन करना है। अगर कोई और लॉ नहीं है तो आपके पास राइट है, आप उस कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को जाके कह सकते हैं कि मेरे डाटा को इरेज कर दे, फॉरगॉट, भूल जाए। राइट टू ऑब्जेक्ट टू प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, क्या आप एतराज कर सकते हैं, बैंक वाले को मना कर सकते हैं कि मार्केटिंग के लिए या किसी और पर्पज के लिए मेरे डाटा को यूज ना किया जाए, मेरा डाटा और किसी पर्सन के साथ शेयर ना किया जाए। राइट टू रिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने एडमिशन लिया है, आपको फर्दर किसी और सब्जेक्ट या हायर क्लास में एडमिशन के लिए मैसेज ना सेंड किए जाए। ठीक है, कर सकते हैं। प्रोसेसिंग सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए हो और किसी भी पर्पस के लिए या मार्केटिंग के लिए ना हो, ना मार्केटिंग के लिए आपके डाटा को प्रोसेस किया जाए और ना ही किसी और पर्पस के लिए। राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी, ठीक है, राइट टू, ये क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी लिखा हुआ है, राइट टू डाटा, हाँ राइट टू रिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ ना, हाँ बिल्कुल। ये सही लिखा, हाँ सही लिखा, राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी। आपके पास ये राइट है, अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा है आप उसको चेंज पोर्ट करवाना चाहे किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे करवा सकते हैं। ठीक है, इवन रिस्ट्रिक्ट भी करो, रिस्ट्रिक्ट वाली बात तो है ऊपर आगे कि आप उसको रुकवा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, फर्ज की ये क्या, ये व्हाट्सएप को फेसबुक ने एक्वायर किया कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को किया? फेसबुक ने व्हाट्सएप को, हाँ जिसने भी, तो व्हाट्सएप पे आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा था, चैट थी, फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने व्हाट्सएप को एक्वायर किया। अब व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो जाहिर है उसके सारे कस्टमर को भी एक तरह से एक्वायर कर लिया। अब आपका डाटा सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं है, व्हाट्सएप के साथ साथ पोर्ट होगा आपका डाटा फेसबुक पे भी। क्या आप मना कर सकते हैं? एक तो आप अलाउ भी कर सकते हैं कि ठीक है मुझे कोई इतराज नहीं, मैं व्हाट्सएप भी यूज करता हूं, मैं फेसबुक भी यूज करता हूं, ट्रांसफर कर ले। लेकिन अगर आप इससे मुतमिन नहीं है, क्योंकि आपको शक है कि व्हाट्सएप में तो ऐड नहीं आती थी, फेसबुक में बहुत सी ऐड आती हैं, अब अगर मेरा अकाउंट सिंक्रोनाइज हो गया, पोर्ट हो गया, लिंक हो गया, तो फिर फेसबुक पे जो मेरी एक्टिविटी है वो व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप की एक्टिविटी फेसबुक पे शेयर हो सकती हैं, और मुझे हो सकता है व्हाट्सएप पे भी इन फ्यूचर कोई मैसेज आने शुरू हो जाए। ठीक है, और आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं इसको तो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। यानी आपके पास राइट है, चाहे अपना डाटा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में पोर्ट करवाएं चाहे ना, पोर्टेबिलिटी का मतलब ट्रांसफर। फिर राइट टू विड्रॉ कंसेंट, यहां पे कंसेंट की कोई बात हुई थी, कंसेंट की बात नहीं हुई, किधर कंसेंट, हाँ सॉरी वो डेफिनेशन, कंसेंट की डेफिनेशन बताना भूल गया। जो फॉर्म आप फिल करते हैं ना उसके नीचे लिखा होता है एग्री, आई हैव रेड एंड एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। जो टर्म्स एंड कंडीशन कभी नहीं पढ़ते हम, लेकिन एग्री कर लेते हैं, खासतौर पे सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करते हुए। बहुत से सॉफ्टवेयर हमारा पर्सनल डाटा एक्वायर, और जब हम एग्री करते हैं ना
उसमें इस चीज़ की परमिशन होती है कि आप मेरे पर्सनल डाटा को यूज़ भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये कंसेंट का मतलब है कि इंडिविजुअल ने आपको परमिशन दे दी है कि उसके डाटा को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहां पे ये कह रहा है राइट टू विड्रॉ कंसेंट। अगर पहले मैंने कंसेंट दे दी थी और उसके बाद मैं उस कंसेंट को विड्रॉ करना चाहता हूं, क्या कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। और राइट टू कंप्लेन टू रेलिवेंट डाटा प्रोटेक्शन, अगर आपको लगे कि आपके किसी राइट की खिलाफ वर्जी हुई है या ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ये जो ड्यूटीज थी, प्रिंसिपल थे, इनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आप रेलिवेंट अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रोबेबली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का केस है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगी, टेलीकॉम सेक्टर का केस है पीटीए होगी। ठीक है, और इसी तरह रेलिवेंट। अब ये तो है रेलिवेंट लॉज में थी, अब न्यू जो लॉ है इसमें रेलिवेंट अथॉरिटी क्या होगी, ये जब वो लॉ आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल हमारे पास ये राइट है कि हम रेलिवेंट अथॉरिटीज को भी इन केस ऑफ वायलेशन कंप्लेन कर सकते हैं। जी, ये था हमारा डाटा प्रोटेक्शन लॉ का कंसेप्ट। कुछ समझ आया? इसमें हमने क्या सीखा? पहले तो हमने ये सीखा डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड एग्जिस्टिंग लॉज कौन कौन से हैं। फिर हमने जब एग्जिस्टिंग लॉ पढ़े तो हमें पता चला कि इसमें स्पेसिफिकली हमारे इंडिविजुअल्स की डाटा प्रोटेक्शन के लिए तो कोई लॉ है ही नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट एक नया लॉ बनाने जा रही है जो स्पेसिफिकली जिसका एक ही मकसद होगा, क्या? इंडिविजुअल्स के डाटा को प्रोटेक्ट करना। और इसमें काम की 3 चीजें बताई हुई हैं उसने, डेफिनेशंस, की प्रिंसिपल्स और राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ये की प्रिंसिपल और राइट्स ऑफ इंडिविजुअल सिर्फ रट्टे की हद तक पॉइंट है, ये जो आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है ना, ये हमारी बुक में उसने नहीं दी हुई, बुक में नहीं मौजूद ना। हाँ, बुक में नहीं दी हुई। ये वो एक बैंकर था मेरा दोस्त, उसके पास बैठ के 2-3 घंटे मैंने एक एक पॉइंट उससे पूछा, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, वरना आई कैप की बुक में भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसने शायद हमारी स्टूडेंट की जिंदगी आसान करने के लिए और लॉ में से सिर्फ हेडिंग्स उठाई, आगे एक्सप्लेनेशन नहीं उठाई। ठीक है, तो बहरहाल अच्छी बात है, हमें सिर्फ याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो याद करना और याद रखना भी आसान हो जाता है। इसलिए मैंने कोशिश की कि जितना कोई एक्सप्लेन कर सकता था इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दूं। इनका आपने रटा लगाना है, की प्रिंसिपल्स और राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, और डेफिनेशन का भी रटा ही लगाना है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जी 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 बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, आपने वायलेशन किया पर्सनल डाटा की। अगर कहीं पे फर्ज कीजिए कॉल आती है आपको, आपका मोबाइल एक दफा क्या हुआ, नहीं मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज करके आपके साथ शेयर कर, कैसे चेंज कर। एक दफा क्या हुआ कि मेरा एक मोबाइल गुम हो गया। अच्छा, जिसको मिला वो अगर उसको बेच लेता तो कोई मसला नहीं था मुझे। उसने मैसेज पढ़े और कॉल करना शुरू कर दी। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा इसको नहीं छोड़ना अब। हाँ, अब मैं चला गया थाने और उसके खिलाफ कंप्लेन करवाई। अब जो हमारे पास एक्सेस नहीं, आप अगर किसी मोबाइल का ऑपरेटर से रिकॉर्ड निकलवाना चाहे ना, एड्रेस नाम निकलवाना चाहे, नहीं निकलवा सकते। लेकिन जो पुलिस होती है उसके पास अथॉरिटी होती है, वो इन नंबर्स का सारा रिकॉर्ड, एड्रेस वगैरह निकलवा सकते हैं। तो मैं उसके पास बैठा हुआ था, उसने टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल किया, उसने कहा जी इस नंबर से ना आप मुझे इसका डाटा, इसका नाम और एड्रेस बताइए। नाम और एड्रेस उस बंदे ने मुझे नहीं बताया, वो सब इंस्पेक्टर था। लेकिन उससे जो मैंने उसके घर का नंबर था, उसने उसके घर का नंबर, पीटीसीएल नंबर भी नोट किया। उसके पीटीसीएल घर के नंबर के जो आखिरी 3 वर्ड्स थे वो मैंने नोट कर लिए, क्या थे वो लिख रहा था, मैंने भी नोट कर लिया। अच्छा, फिर उसने पीटीसीएल नंबर पे फ़ोन किया, जिस बंदे ने उठाया उसने कहा जी आप ना इस थाने में इस टाइम पे आप पहुंच जाए। अब मुझे कुछ थोड़ा ज़्यादा गुस्सा था, मैंने कहा नहीं, ये मैं इससे पहले ना इसके एड्रेस पे पहुंचूंगा। तो मैंने रैंडम बेसिस के ऊपर ट्राई करके, आखिरी 3 नंबर मुझे मौजूद थे और ये पता था मुझे स्टार्ट होगा 7 से। अब दरमियान में 3 नंबर थे, 7 नंबर का होता है ना सेट, आखिरी 3 नंबर मुझे पता थे, शुरू का नंबर मुझे पता था 7 होगा, और दरमियान में 999 दफ़ा मुझे कॉल करनी पड़ी थी। मैं कॉल करना शुरू हो गया,
उस बंदे का नाम मुझे पता था, कॉल करके मैं पूछता ये इस नाम का बंदा मौजूद है, वो कहते थे नहीं है, इस नाम का बंदा मौजूद है, नहीं है। कोई 60-65 कॉल करने के बाद बंदा मिल गया, बंदा मिल गया। फिर वो पीटीसीएल में एक बंदे के साथ हेलो हाय थी, मुझे जब पता चल गया, मैंने एड्रेस पूछा, एड्रेस थी, उसने बताया। फिर उसका एड्रेस मैंने टेलीकॉम सेंटर, अब अपने एक लिंक भी होते ना, मतलब आपकी वाली बात, मैं ऑथोराइज पर्सन नहीं था उसका एड्रेस निकलवाने के लिए, क्योंकि उसका पर्सनल डाटा था, उससे वो आइडेंटिफाई हो सकता था। लेकिन बाज़ बात ऐसा होता है, लिंक होते हैं, बंदे इस तरह के काम निकालते। मेरा एक बंदे के साथ लिंक था, मैंने उसे कहा भाई ये बंदा है, इसका मुझे एड्रेस, उसने एड्रेस दिया, मैं पहुंच गया शाम को, अकेला नहीं गया था मैं मार खा गया, मोबाइल नहीं मिला लेकिन मसला हल हो गया उसके बाद। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं, पर्सनल डाटा, हम देखें पढ़े लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है हम में से कोई बंदा भी किसी दूसरे का पर्सनल डाटा एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन प्रैक्टिकली सम टाइम ऐसा होता है तो वो चलता है। उसने जुर्म किया, जिस बंदे ने मुझे डाटा दिया ना, लीगली अगर बात करें, एड्रेस दिया, उसने जुर्म किया। उसको यही पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। हाँ, लेकिन उससे पहले आपसे, उससे पहले ये किधर गया वो, ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में आता है, लेकिन वो लोगों को नॉर्मली पता ही नहीं होता कि हम इस बात चीज के ऊपर कंप्लेन भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चले, बहरहाल ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम।